नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। अभी हम डिमना में उपस्थित हैं और आपको बता दें कि आज इंडियन आदि किसान मंच के द्वारा एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक का क्या कारण है और किस विषय पर इस बैठक को बुलाई गई है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सदस्य मौजूद है। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सतीश कालेर है, मैं जयपुर से हूँ। इंडियन आदि किसान मंच हमारे 50-60 रिसर्चर्स के रिसर्च के बाद का एक नतीजा है जिसको हम प्रोपोगेट कर रहे हैं। बेसिकली इसमें हम लोग सामाजिक जन जागरण के बारे में काम कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी जिस तरह से कानून बन रहे हैं, अभी तंत्र अपने हिसाब से कानून बना के समाज पे थोप रहा है, जिससे परिवार समाज टूट रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो तंत्र अपने हिसाब से कानून ना बनाए, परिवार समाज के हिसाब से कानून बने, ताकि तंत्र का दबाव जो परिवार समाज पे बढ़ रहा है वो कम हो, ख़त्म हो और परिवार समाज चैन से खुली सांस ले सके। कहाँ आपको दिक्कत आ रही है तंत्र के मतलब भाई तंत्र के जितने भी कानून आप देख लीजिए, परिवार से रिलेटेड जितने भी कानून आप देख लीजिए, भाई महिला संबंधी कानून है, उनमें बहुत एक तरफ से बायस कानून बने हुए हैं। उसके बाद में एक सबसे बड़ा मुद्दा जैसे हमारे उधर चल रहा है कि बच्चियाँ 18 साल की होती हैं, घर से भाग जाती हैं, या बच्चे 18 साल के होते हैं, घर से भाग जाते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि सरकार चाह रही है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हों, सरकार ने जॉइंट फैमिलीज़ को ब्रेक किया है। तो ये सब चीज़ें जो जिस तरह से कानून बन रहे हैं, इनको हम लोग एक रोकना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे हमारा जो संविधान अगर आप देखें तो वो इंडिविजुअल बेस्ड है। हम लोग जैसे अगर हम लोगों का देखा जाए तो हम लोग पारिवारिक लोग हैं, हमें परिवार में अच्छा लगता है, परिवार में हमें मज़ा आता है। हमारे यहाँ पे अकेले आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग दोस्तों में बैठना चाहते हैं, समाज में बैठने वाले लोग हैं, परिवार में बैठने वाले लोग हैं। तो समाज में सरकार ने जितने भी कानून बना रखे हैं वो इंडिविजुअल सेंट्रिक हैं। हम उन कानूनों को परिवार सेंट्रिक बनाना चाहते हैं ताकि परिवार ना टूटे। अभी तो फिलहाल आप लोगों ने एक बैठक आयोजित किया है, तो भविष्य में ऐसे क्या निर्णय लेंगे जो इसके बदलाव के कारण हो? अभी ये एक बैठक नहीं आयोजित की है हमने, यहाँ झारखंड में पहली बैठक है। बाकी हम पिछले 8-9 साल से लगातार बैठक करते आ रहे हैं। जयपुर में हम तकरीबन साल में 3 या 4 बैठक करते हैं, दिल्ली में 1-2 बैठक कर लेते हैं, आगरा में साल में 1 बैठक हम लोग कर लेते हैं। तो धीरे धीरे तकरीबन 14 स्टेट में हमारे लिए लड़के रिसर्चर्स लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो हम इसको ऑल इंडिया, इसको हमने आदि किसान सर्किट का नाम दिया है कि हर स्टेट में हम लोग मीटिंग करेंगे। जैसे उड़ीसा की बात अभी चल रही है, एमपी की बात अभी चल रही है, तो हम वहाँ पे भी मीटिंग करेंगे। तो हर स्टेट में हम मीटिंग करेंगे, हर स्टेट में एक बड़ी टीम हमें खड़ी करनी है। आरक्षण को लेकर देश में पहले से ही बवाल मचा हुआ है, इसको लेकर आपकी जो संस्था है वो क्या करे? आरक्षण का मामला थोड़ा सा अगर आप थोड़ा पीछे जाके देखेंगे, जब अपना संविधान बन रहा था, अपने को वहाँ पे जाके इसको देखने की, भाई किसी भी को जैसे एक बात होती है कि कोई बीमारी होती है तो बीमारी को जड़ में जाके ढूंढना पड़ता है कि बीमारी कहाँ पर है। जब 1950 में हमारा संविधान बना और लागू हुआ, उस वक्त तक आरक्षण के बारे में कोई बात नहीं कही गई थी। उस वक्त जो आर्टिकल 15 से लेकर आर्टिकल 21 तक की जो बातें होती जिनमें आरक्षण वगैरह ये चीज़ें इन्वॉल्व की गई हैं, तो उसमें आर्टिकल 15 का A-B-C तक डिफाइंड था। 21 तक यही था कि A-B-C डिफाइंड था। सरकार ने क्या किया इसके बाद में, इससे पहले जब अंग्रेज़ यहाँ पे थे, अपनी सरकार चला रहे थे, तो उस वक्त मद्रास स्टेट में एक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का आरक्षण प्रतिनिधित्व लागू था। उसमें ये था 14 सीट के हिसाब से उन्होंने डिवाइड की हुई थी कि भाई 2 सीट मुसलमान को मिलेगी, 2 क्रिश्चियन को मिलेगी, 2 सीट हरिजन को मिलेगी, 2 सीट 6 सीट किसान कामगार को मिलेगी और 2 सीट ब्राह्मण को मिलेगी। ऐसा करके उन्होंने 14 सीट डिसाइड की हुई थी। मतलब हर 14 सीटें ऐसे बढ़ती जाएंगी। तो सरकार ने पहले क्या किया, उस आरक्षण को कोर्ट में लेके गए, उसको कोर्ट में लेके गए और कोर्ट से उसे खारिज करवाया। क्या करवाया? खारिज करवाया। जो 100% के हिसाब से लगा हुआ था, चल रहा था, उसे खारिज करवाया। खारिज करवाने के बाद में उन्होंने फिर वही संविधान सभा, जिसने 1950 में ये सब बोला था कि सब इक्वल है, उसी संविधान सभा में इलेक्शन होने से पहले नया कानून लेके आए। उसमें 20% इन्होंने आरक्षण दे दिया, उसको SC आरक्षण के नाम से दिया। उस आरक्षण में जातियां कौन सी शामिल थी? जो कि एक पार्टी थी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से। उस पार्टी को जो लोग वो कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे, उन जातियों को उन्होंने उसमें डाल दिया। उसके बाद में चलो ये तो कोई बात नहीं, आपने कर दिया। उसके बाद में अगली एक बात और करते हैं कि साउथ में आपको पता है कि 72% आरक्षण वैलिड है। नॉर्थ में 50% से ऊपर आते ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब लोग बोल देते हैं कि भाई इसको खारिज किया जाए। भाई सरकार को बताना चाहिए क्या देश में 2 संविधान है, कि साउथ का वैलिड है, नॉर्थ का इनवैलिड हो गया। अगर साउथ का वैलिड है 72% तो नॉर्थ में भी 72% वैलिड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से राय देता है कि भाई
टेक्निकल इश्यूज़ पे किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। 75% वहाँ का वैलिड क्यों है? क्योंकि उन्होंने उसको 9th शेड्यूल में डाल रखा है। 50% यहाँ का वैलिड क्यों है? क्योंकि सरकार यहाँ पे कानून बनाते वक्त उसे 9th शेड्यूल में डालती नहीं है। तो सरकार नहीं डाल रही है, सरकार अन्याय कर रही है, टेक्निकल ग्लिच सरकार कर रही है। एक टेक्निकल ग्लिच पे हुई गलती पे सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा मानवतापूर्ण दृष्टि से सोचना चाहिए कि भाई हम अन्याय क्यों होने दें। उन्हें उसको सरकार को डायरेक्शन देना चाहिए कि भाई इसमें शेड्यूल 9 में डालो और इनको 72% आरक्षण दो, जनसंख्या के हिसाब से इनको आरक्षण दो। परंतु ऐसा हो नहीं रहा है। सरकार ने जिस तरह से आरक्षण की नीतियां लगा रखी हैं वो इस तरह से लगा रखी हैं जैसे कि आपस में जातियों को सिर्फ लड़ाना हो। जैसे अभी आपने SC आरक्षण में जो वर्गीकरण की बात चली, उसके बाद एक जाति विशेष उस आरक्षण की जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने फ़ायदा उठाया है वो बाकी जातियों को पता नहीं क्या क्या लिख रही हैं कि तुम तो गंदे काम करने लायक हो, तुम तो गंदे ही हो, तुम तो उठना ही नहीं चाहते। तो मतलब सरकार जब उन की बात सुन के उस जाति को बाहर क्यों नहीं करती, आरक्षण से बाहर करे लिस्ट से। जब वो बोल रही है कि बाकी जातियां गंदी हैं, वो ऊपर उठ चुकी हैं, तो उन्हें बाहर करे या उनके लिए वर्गीकरण का प्रबंध करे। तो सरकार को इस मामले में क्लियर होकर आना पड़ेगा। भाई ये आपस में लड़ाने की कहानियाँ छोड़िए कि कौन सी लिस्ट में कौन सा जाएगा, कौन सी लिस्ट में कौन सा नहीं जाएगा। जातिगत हिसाब से तहसील लेवल पे आप आरक्षण दीजिए, लोकल लेवल पे आरक्षण दीजिए ताकि बात खत्म हो। ये तो रही आप लोगों की मांग की बात। ज़रा अपनी संस्था के बारे में बताइए कि अभी तक आप लोगों ने कितने आयोजन किए हैं और क्या क्या अभी तक हासिल किया है? हासिल करने में हम लोग आज की डेट में सोशल मीडिया पे सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। हम लोग तकरीबन जितनी भी बातें लिखते हैं सरकार भी उसकी ओर ध्यान दे रही है, सरकार उन बातों को समझ रही है। जो बाकी बुद्धिजीवी हैं वो भी हमारे अकॉर्डिंगली उन्होंने लिखना शुरू किया है। हम लोग धीरे धीरे लोगों को ये समझा पा रहे हैं कि भाई जो जितनी कहानियाँ हमें बताई जा रही हैं कि देश कहीं गुलाम था, उसको आज़ाद करवाया किसी एक पार्टी विशेष ने, वो झूठ है। क्योंकि अगर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसे एक संविधान के रूप में आपने उठा के लगा दिया है, तो आप एक अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून को आप मूर्त रूप दे रहे हो। अगर आपकी उनसे लड़ाई होती तो आप उनको वैसा का वैसा लागू नहीं करते, आपने वैसा का वैसा उसको लागू किया। दूसरी बात यह है कि अभी आपने पड़ोस के बांग्लादेश में देखा, उससे पहले आपने रशिया में भी देखा होगा। बांग्लादेश में जब हसीना के खिलाफ जो यहाँ की प्रधानमंत्री के खिलाफ वो आंदोलन हुआ तो उनके पिताजी की मूर्ति को तोड़ दिया गया। परंतु इंडिया में 1947 के बाद में जब ये बोलते हैं कि देश आज़ाद हो गया, किसी भी ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुँचा था। आज भी विक्टोरिया मेमोरियल वैसा का वैसा खड़ा है, कोरोनेशन पार्क वैसा वैसा खड़ा है, कोरोनेशन हॉल वैसा का वैसा खड़ा है, सब चीज़ें वैसी की वैसी खड़ी हैं। इसका मतलब ये बात एक कतई झूठ है कि कोई यहाँ पे राज कर रहा था। हाँ, उन्होंने सिस्टम जरूर बना दिया, 1921 तक उन्होंने संसद बना दी थी, उन्होंने इलेक्शन करवा दिए थे, वो सब कुछ करवा रहे थे जो कि एक राज चलाने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए जो किया जाता है वो सब वो कर रहे थे। बाद में वो ट्रेनिंग दे के अपने लोगों को सत्ता दे गए। जिन लोगों को सत्ता दे गए उन्होंने अंग्रेजी कानून इतने प्रखरता से, इतनी तेज़ी से लागू किए कि तकरीबन समाज का हर हिस्सा अपने आप को अपनी जड़ों से टूटा हुआ महसूस कर रहा है। तो ये हमें देखने की ज़रूरत है कि जो जिस तरह की चीज़ें हमें पढ़ाई जा रही हैं वो वैसी नहीं है, वो उससे एकदम अलग है। अगर उनको रियलिटी में देखा जाए तो एकदम अलग है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या 1861 का पुलिस एक्ट या 1861 का IPC या CRPC एज इट इज़ लागू हो रही है। इसका मतलब आप अंग्रेज़ों से कोई मतभेद नहीं रखते हैं, किसी भी तरह से आपका उनसे कोई मतभेद नहीं है। फिर आप जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फ़लाँ आदमी ने नमक के खिलाफ सत्याग्रह किया, भाई नमक कानून बना था 1882 में, 1931 में सत्याग्रह करने की कहाँ ज़रूरत पड़ गई थी? भाई 1931 में सत्याग्रह में क्या किया गया था? सत्याग्रह में किया गया था कि हर एक गाँव से लोगों को बुलाया गया, उनको नमक की पूड़ी दी गई। उससे पहले हम लोग सेंधा नमक यूज़ करते थे, फिर ये समुद्री नमक आया। समुद्री नमक थोड़ा सा डालते ही टेस्ट आ जाता था, सेंधा नमक बहुत सारा डालना पड़ता था। तो एक तरह से समुद्री नमक का प्रचार हुआ और समुद्री नमक के बिकने की जो दर थी वो अगले 2 साल में 2 गुना से 2.5 गुना हो गई। तो वो उसका विरोध था कि प्रचार था, ये थोड़ा हमें समझने की ज़रूरत है। तो जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो वास्तव में उसका इम्पैक्ट किस तरह का रहा वो हमें देखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। फिर उसके हिसाब से हमें अपनी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कहाँ अपने देश को ले जाना चाह रहे हैं, क्यों ले जाना चाह रहे हैं, उसके बारे में रुक के सोचने की ज़रूरत है। झारखंड में पहली बार आपकी बैठक है? जी जी जी। तो किस तरह का फीडबैक मिल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं? हाँ, लोग जुड़ रहे हैं, लोग बहुत अच्छे जुड़ रहे हैं। झारखंड हमारा बहुत बड़ा ग्राउंड रहा है। शुरुआत में जो शुरुआत हुई थी वो झारखंड से हुई थी। हमारे यहाँ पे एक दीपक पुनरियार हैं,
वो कुड़माली का आंदोलन चला रहे थे। सबसे पहले गांव की बात लिखना उन्होंने ही शुरू किया था। हमने तो उनसे क्यों लेके बाद में शुरू किया, वो तो हमसे सीनियर है, वो आज किन्हीं का पर्सनल कारणों से आ नहीं पाए। अदरवाइज़ तो हम उनको थैंक यू बोलने के लिए आए थे कि भाई आपकी वजह से ये सारा सिस्टम शुरू हो पाया, हम लोग एक सही डायरेक्शन में सोचना शुरू किए। तो ये मतलब झारखंड की धरती की देन है कि ये मूवमेंट चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, तो इनकी मांगों को लेकर आपकी क्या राय है, आप कितने समर्थन है, तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं आकाश पोद्दार अपने सहयोगी श्रवण जी के साथ। जय हिंद।